तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और मेरा सवाल है हुज हाउस। स्वर्व का हाउस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो तो जल चुका है, आग लग चुकी है, जलने की बू आ रही है। और भाई ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट ने आज एक बार फिर से कमाल कर दिया क्योंकि 2 हफ्ते थे उनके पास इस पेपर व्यू के लिए बिल्ड करने के लिए, ऑल आउट के लिए, और जो मेजर फ्यूड्स हैं उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करा जा रहा है। ये नहीं बोलूंगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक आज की डायनामाइट बिल्कुल कमाल की थी, लेकिन जो मेजर मोमेंट्स थी उन्होंने बिल्कुल मजा दिलवा दिया। तो भाई उनके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और इतना कुछ है बात करने के लिए, बिना टाइम वेस्ट करे सीधा इस शो की स्टार्टिंग हम करते हैं MJF और डैनियल गार्सिया की सेगमेंट से, जो लंबी इतनी चली लेकिन उतना ही उसके अंदर मजा भी था। शो शुरू होते ही डैनियल गार्सिया आ जाते हैं और वो गुस्से में थे पूरा भाई कि आज तो मैं MJF की जान ले लूंगा, मैं ऑल आउट तक रुक नहीं सकता। MJF को वो कॉल आउट करते हैं लेकिन MJF चुपचाप बैठे होते हैं काफी सारी सिक्योरिटी के साथ ऊपर एक जगह पे इस अरीना में। और MJF बोलते हैं कि डैनियल गार्सिया मैं तेरी तरह नहीं हूं, मैं ऑल आउट तक रुक सकता हूं डेफिनेटली, और मैं जो हूं पीछे से तेरी तरह लोगों को अटैक नहीं करता। यहाँ पे उसके बाद काफी ज्यादा सीरियस थे आज डैनियल गार्सिया अपने प्रोमो में, और वो बोलते हैं MJF को किस तरीके से MJF की बहुत सारी चीजें जो है उनके बारे में झूठ हैं, जैसे कि MJF का टैन, उनका मेकअप जिससे अपनी एक्ने वो छुपाते हैं, उनका हेयर ट्रांसप्लांट जिसके लिए वो टर्की गए थे लेकिन तब भी वो काम बिल्कुल भी नहीं आया, उसके अलावा उनका जो लव है AEW के लिए उसको भी MJF फेक करते हैं, और जो टैटू बना के वो घूम रहे हैं अपनी टांग पे AEW का, वो सिर्फ एक ऐसे ही दिखावा है। MJF सच में फैंस के बारे में कुछ सोचते भी नहीं है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि ऑल आउट में ना ही सिर्फ MJF में तुझे सफर करवाना चाहता हूँ बल्कि तेरे लव्ड वंस को भी सफर करवाना चाहता हूँ। वो बात करते हैं कि अगर गलती से कभी जिंदगी में तूने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली जो तुझसे 1 साल से ज्यादा प्यार करे, तेरे साथ रहे, मैं बोलूंगा उससे शादी कर, उसके साथ एक बच्चा कर, और अपने अगली एस चाइल्ड को ये बात बताइयो कि अगर तेरी गर्दन से जो दर्द पैर तक जाएगा वो इस वजह से है बिकॉज डैनियल गार्सिया के नाम के एक बंदा था जिसने मेरा करियर खत्म कर दिया। ये बात तो अपने बच्चों को बताएगा, कुछ भी होल्ड बैक नहीं किया। आज तो डैनियल गार्सिया ने भाई जिसको कहते हैं ना बैंड बजा दी बिल्कुल MJF की इस प्रोमो के अंदर। और उसके बाद MJF जो है खड़े होकर तालियां बजाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं फाइनली ये लड़का बोलना सीख गया है, काफी कुछ बोल दिया इसने आज, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन MJF बताते हैं कि किस तरीके से एक टाइम पे वो इतने पॉपुलर थे लेकिन जब वो पॉपुलैरिटी एक हद तक चली गई तो लोग उनको हेट करना शुरू कर चुके थे। वैसा ही सेम डैनियल गार्सिया के साथ होगा, जब वो अपनी पीक पे चला जाएगा तो फैंस उस पे भी टर्न कर जाएंगे। यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से इस चीज से MJF बचाएंगे डैनियल गार्सिया को, क्योंकि ऑल आउट में उनके सर पे उनको गिरा के एक व्हील चेयर पे डाल देंगे गार्सिया को ताकि ये बोझ ना लेना पड़े फैंस का टर्न होने वाला। इसके अलावा वो ये भी बोलते हैं कि जब तू अपनी व्हील चेयर पे होगा तो सिर्फ एक ही बंदी को तू ट्रस्ट कर सकता है, वो है तेरी मॉम, और पहली बार ऐसा नहीं होगा कि तेरी मॉम किसी ऐसे बंदे की टेक केयर कर रही है जो बेड पे लेटा हुआ है। और इस पॉइंट पे MJF ने इतनी बकवास कर दी थी कि डैनियल गार्सिया के दिमाग में कुछ नहीं था, सिर्फ भागे वो और सिक्योरिटी से लड़ते लड़ते ऊपर तो पहुंचे, लेकिन जैसे MJF तक वो पहुंचे, MJF के हाथ में एक बॉटल थी जिसकी वाइन पी रहे थे और सर पे बजा रहे थे। भाई क्या कमाल का वो सेल था यहाँ पे डैनियल गार्सिया की तरफ से, जिस तरीके से बॉटल बजी उनके सर के अंदर, मजा आ गया भाई, एकदम कमाल था ये। और डैनियल गार्सिया के सर से जो है खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद MJF नीचे गिरे हुए गार्सिया के साथ स्टेयर्स पे बैठते हैं और पूछते हैं कैन आई हैव अ सीट हियर। गार्सिया की हालत खराब है और MJF बोलते हैं कि यूजुअली बोला जाता है कि पहले बंदा हेल में जाता है फिर पैराडाइज में जाता है, लेकिन मैं तेरी हेल्प कर दूंगा जिसके लिए तू मुझे बाद में थैंक यू बोलेगा, बिकॉज ऑल आउट में तेरे साथ जो होगा उसके बाद तू सीधा पैराडाइज में ही जाएगा, बिकॉज बोलना चाहते हैं कि जो हेल है वो तो तेरे को सहना पड़ेगा ऑल आउट में। तो भाई कमाल का प्रोमो, और आई थिंक जो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग AEW हम बार बार बोलते हैं कहां है कहां है कहां है, ये भी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है, बिकॉज जिस तरीके से ऑल इन में डैनियल गार्सिया का रिटर्न हुआ और अभी मैच हुआ, और डेफिनेटली AEW ने सारे जो बॉक्सेस हैं वो चेक कर दिए हैं इस फ्यूड के साथ। इसके अलावा बात करें तो काजुचिका ओकाडा अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे, कॉन्टिनेंटल टाइटल अगेंस्ट काइल फ्लेचर, और हर मैच में काइल फ्लेचर का देखता हूं तो मुझे इतना ज्यादा मजा आ जाता है कि भाई बार बार उनके लिए एप्रिसिएशन करनी पड़ती है। बहुत ही जबरदस्त मैच था इन दोनों के बीच में, काफी क्लोज था, और फिर से 20 मिनट की टाइम लिमिट रहती है इन मैचेस के ऊपर, लेकिन आज ओकाडा ने अपने टाइटल को रिटेन करा, वो रेन मेकर फिनिशर लगा के जीत गए। लेकिन जितनी मैच की तारीफ करी जाए उतनी कम थी, एंटरटेनमेंट
पूरा भरपूर था इस मैच के अंदर। तो एक चीज आज मैंने जो नोटिस करी वो मैं बोलना चाहूंगा आगे रिव्यू में बढ़ने से पहले, कि कोलिजन पे काफी कुछ हुआ लास्ट वीक, जो दिखाया भी गया इस वीक कि भाई उसकी वजह से नंबर 1 कंटेंडर सारे लोग बने हैं। तो वहीं से काइल फ्लेचर को भी मौका मिला था। अभी तक कोलिजन मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि AEW हमें रीजनिंग तो दे रही है कि आखिर काइल फ्लेचर को मौका क्यों मिल रहा है ओकाडा से लड़ने का। वो चीज मुझे बढ़िया लगी। कोलिजन पे काफी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो लीड कर रही हैं डायनामाइट में। वही चीज मैंने बोली थी कि होना चाहिए, उस पर काम थोड़ा बहुत तो हो रहा है, वो मुझे अच्छा लगा देख के। इसके बाद जेमी हेटर का मैच हुआ रॉबिन रेनिगेड के साथ, जो कि मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन जेमी हेटर को इजी विक्ट्री यहाँ पे भी मिली। और बैकस्टेज सरैया यहाँ पे देख रही थी एक बार फिर से जेमी हेटर को। आई डोंट नो क्या सरैया की अब फ्यूड होगी प्रॉपर जेमी हेटर के साथ, एक मैच होगा, प्रोबेबली वही होगा जो दिखाया जा रहा है अभी करंटली। इसके बाद देखने को मिलता है कि कैसे स्वर्व स्ट्रिकलैंड अपने एक घर के बाहर खड़े हैं और वो स्टोरी बताते हैं कि कैसे जब उनके पास पैसे नहीं थे बचपन में, ये घर उनके हाथों से चला गया था और उन्होंने अपना मिशन बना लिया था कि जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे ये घर मैं वापस आके खरीदूंगा। और वो बताते हैं कि रिसेंटली उन्होंने अपना AEW का कॉन्ट्रैक्ट 5 सालों के लिए रिन्यू कर लिया है और अब जिस मनी पे वो हैं वो इजीली इस हाउस को खरीद सकते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे स्वर्व का जो रियल हाउस था वो अब उन्होंने परचेज कर लिया और वो काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। ये चीज हमें यहाँ पे दिखाई गई, लेकिन किसको पता था इस घर के साथ क्या होने वाला है, उस पे हम आएंगे कुछ देर में। इसके बाद जॉन मॉक्सली आते हैं बाहर और एक बार दोबारा बैक स्टेज वो अटैक कर रहे थे लोगों को। मरीना शफीर उनके साथ हैं और यंग बक्स और जैक पेरी को कन्फ्रंट करते हैं जॉन मॉक्सली बैक स्टेज। और जैक पेरी को बोलते हैं कि बहुत बातें मैंने तेरे बारे में सुन ली है, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर दैट यू आर अ स्वीट किड। और रिंग में आके वो बोलते हैं किस तरीके से डार्बी एलिन के बारे में उन्होंने पहले अलग सोचा था, गलत सोचा था, लेकिन डार्बी से जब वो लड़े उसके बाद रिस्पेक्ट डार्बी के लिए मॉक्सली की जरूर बढ़ गई। उनको समझ आ गया था कि ये बंदा कुछ भी करेगा, अपने पाथ पे चलेगा, अपनी जिंदगी खुद बनाएगा और उस वजह से जॉन मॉक्सली जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं डार्बी एलिन की। लेकिन मॉक्सली एक इम्पेशिएंट बंदा है, वो नहीं चाहते कि उनको अपनी फोर्स लगानी पड़े, डार्बी एलिन के ऊपर कुछ गलत करना पड़े और इसी वजह से वो डार्बी एलिन को एक वार्निंग देते हैं कि मैं सिर्फ तेरे से बात करना चाहता हूं, सिर्फ तेरे से टॉक करना चाहता हूं, और ये बोल के वो वहां से चले जाते हैं। तो अभी दूसरा हफ्ता हो गया और जॉन मॉक्सली एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। क्या उनका पैशन है, क्या उसका रीजन है कि डार्बी एलिन से इतनी प्रॉब्लम हो गई जॉन मॉक्सली को, क्या वो देखना चाहते हैं वहां पे। फिर से टीजर्स दिए जा रहे हैं, कुछ ट्विस्ट दिए जा रहे हैं, मे बी ऑल आउट के अंदर कुछ देखने को मिलेगा और ये लीड करेगा फिर उस शेन मैकमैन वाली स्टोरी पे जिसका हिंट लास्ट वीक हमको मिला था। इसके बाद देखने को मिलता है बैकस्टेज क्रिस जेरिको बात करते हैं एक बार फिर से $7,000 की वो जैकेट जो ऑरेंज कैसिडी ने खराब कर दी थी, ऑरेंज जूस फेंक के उसके ऊपर, वो उनको वापस चाहिए। और ब्रायन कीथ का मैच ऑरेंज कैसिडी के साथ होना है कोलिजन में, जो कि आगे एक फेटल 4-वे मैच के लिए जा रहा है AEW कॉन्टिनेंटल टाइटल में, जो कि ओकाडा डिफेंड करेंगे एट ऑल आउट। तो बेसिकली यहाँ पे ब्रायन कीथ बोलते हैं मैं कैसिडी को हरा दूंगा और ऑरेंज कैसिडी वहीं पे चलते हुए आ जाते हैं। और ये बहुत फनी था बिकॉज वो कहते हैं ब्रायन कीथ को कि बता दियो तो क्रिस जेरिको को कि अगर तूने मुझे कोलिजन में हरा दिया तो उसके $7,000 में कैश में वापस करूंगा। और लिटरली जेरिको वहीं खड़े थे और बिल्कुल इग्नोर किया यहाँ पे ऑरेंज कैसिडी ने जेरिको को। तो डिसरिस्पेक्टफुल जो था वो बिल्कुल फनी लगा मुझे यहाँ पे। इसके बाद मराया में अपना फर्स्ट एवर विमेंस टाइटल डिफेंस कर रही थी अगेंस्ट नायला रोज और ये अपॉर्चुनिटी भी आई थिंक कोलिजन से ही आई थी। एक डिसेंट मैच था और मराया में को यहाँ पे विक्ट्री दी गई। स्टॉर्म जीरो फिनिशर, अब ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना ही बना लिया टोनी स्टॉर्म से चुरा के। और ये रीमैच जो टोनी स्टॉर्म के साथ उनका एक पॉइंट पे होगा उसको अभी थोड़ा सा डिले करा जा रहा है और जब टोनी अब वापस आएंगी तो उनका एक अलग रूप हमें देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अभी तक जो काम किया है मराया मे ने वो बहुत बढ़िया है और आई डोंट थिंक ऑल आउट में वो अपना टाइटल डिफेंड करने वाली हैं, उसका कोई हमें आज इंडिकेशन नहीं मिला। इसके बाद हिकारू शिडा और मर्सिडीज मोने की ये सेगमेंट देखने को मिली क्योंकि मर्सिडीज आती है और एक बार फिर से ये कोलिजन से बना कि मर्सिडीज की नंबर 1 कंटेंडर अब हिकारू शिडा हो गई हैं कोलिजन का मैच जीत के। और यहाँ पे मर्सिडीज बात करती हैं कि किस तरीके से फिर से वही प्रोमो कि आई एम द मनी, जो है मैं ही हूं, मैं ही चैंपियन हूं, मैं ही जीतूंगी। और हिकारू शिडा आती हैं उसके बाद स्क्रीन पे और वो बात करते हैं किस तरीके से मर्सिडीज मोने जो अपने आप को समझती हैं वो इतनी है नहीं। और यहाँ पे क्रिस्टोफर डैनियल्स जो कि जनरल मैनेजर है बेसिकली डायनामाइट के, वो आके अनाउंस करते हैं कि कमील विल बी बैंड फ्रॉम रिंग साइड ऑल आउट में, जो मर्सिडीज अपना टाइटल डिफेंड करेंगी अगेंस्ट शिडा। और उसके बाद हिकारू शिडा बोलते हैं कि थोड़ी बहुत जैपनीज तो तेरे को भी आती है मर्सिडीज, सायोनारा बिच। और ये सेम चीज लास्ट वीक ओकाडा से सीखी थी बैक स्टेज मर्सिडीज ने। तो हिकारू शिडा बैठ के AEW पूरी देख रही हैं, इससे पता लगता है। लेकिन इन दोनों का मैच TBS चैंपियनशिप के लिए होगा एट ऑल आउट। इसके बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि पाक, क्लॉडियो कास्टियोनेली एंड व्हीलर यूटा लड़ रहे थे अगेंस्ट विल ऑस्प्रे, काइल ओराइली एंड ऑरेंज कैसिडी।
एंड टू बी ऑनेस्ट एक बार फिर से इस मैच में एज सच मुझे कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। रेसलिंग वाइज इनसेन मैच था। ऑब्वियसली ये 6 के 6 सुपरस्टार कमाल हैं जो इस मैच के अंदर इन्वॉल्व थे। ऑरेंज कैसिडी आई डोंट नो कि उनका गिमिक अभी भी कैसे टिका हुआ है, लेकिन थोड़ा उनको कुछ तो नया करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसके अलावा ये मैच काफी डिसेंट था। मैच से पहले जैक पेरी का एक प्रोमो सुनने को मिला कि किस तरीके से वो बोलते हैं कि ब्रायन डैनियल्सन जब AEW में आया था तो उन्होंने सोचा था कि उनके जैसे टैलेंट्स को ब्रायन हेल्प करेगा, लेकिन ब्रायन तो बहुत ज्यादा सेल्फिश है बिकॉज उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसको परफेक्ट सेंड ऑफ AEW में कैसे मिले, बाकी लोगों के बारे में वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता। लेकिन जैक पेरी वो बंदा बनेगा जो इस अमेरिकन ड्रैगन के सामने जाएगा, खड़े होगा, और उनको ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि अगर अभी वो नहीं जाते हैं सामने ब्रायन के तो उसके बाद शायद उन्हें कभी वो मौका नहीं मिलेगा। और इस फैंटेसी को जो ब्रायन अपने दिमाग में सोच रहा है जिस तरीके से उनका करियर एंड होगा, उस चीज से रोकना चाहते हैं जैक पेरी ब्रायन को। ये उनकी तरफ से प्रोमो था। लेकिन इस मैच को बेबी फेस टीम यानी कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब जीत जाती है। और मैच के बाद यहां पे चैलेंज करते हैं क्लॉडियो और व्हीलर यूटा यंग बक्स को फॉर द टैग टीम टाइटल्स, जो कि मैच ऑफिशियल कर दिया गया है फॉर ऑल आउट। दूसरी तरफ AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए पाक लड़ने वाले हैं विल ऑस्प्रे से, और फिर उसके अलावा ऑब्वियसली ब्रायन डैनियल्सन जो इस मैच पे कमेंट्री पे थे वो आते हैं रिंग में सेलिब्रेट करते हुए और बोलते हैं जैक पेरी को कि योर हेड विल बी एफिन किक्ड इन एट ऑल आउट। तो जैक पेरी वर्सेस ब्रायन डैनियल्सन की बिल्ड इस एक ही मैच से AEW ने सब कुछ निकाल दिया, जो कि काफी यूनिक था। इसके अलावा फाइनली जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव सेगमेंट आज हमें देखने को मिली वो थी हैंगमैन एडम पेज की स्वर्व स्ट्रिकलैंड के साथ फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। स्वर्व आते हैं रिंग में और एक बार फिर से उनकी ऑरा पूरी उनकी बॉडी से बाहर निकल के गिर रही है। बहुत ही कमाल की उनकी ये रिस्पॉन्स मुझे लगा है। चैंपियनशिप हारने के बाद भी इस बंदे को कोई ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत फील हो रही। तो वो रिंग में आते हैं, हैंगमैन का म्यूजिक बजता है, लेकिन हैंगमैन वहां आते नहीं है। और फाइनली कुछ टाइम बाद दूसरी बार भी ट्राई किया जाता है, पर वो स्क्रीन पे अपीयर होते हैं और वो खड़े हैं इस स्वर्व के पुराने हाउस के आगे जो अभी दिखाया गया था कि स्वर्व ने वापस खरीदा है। और वो सीधा पूछते हैं हुज हाउस, और ये ऑब्वियसली ट्रिगर कर रहा, तो स्वर्व को वो कुछ कर तो सकते नहीं है, उनका घर कहां पे, डायनामाइट कहां पे। और यहां पे वो बात करते हैं हैंगमैन की किस तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज सबको पता है मैच होने ही वाला है, कोई इससे बैकआउट वैसे भी नहीं करेगा। लेकिन वो बात करते हैं किस तरीके से वही घर है जहां पे डर्टी फ्लोर्स पे स्वर्व की मदर काम किया करती थी, ये वही है जहां पे स्वर्व को चिल्ला चिल्ला के उनके फादर उनको चुप कराते थे बिकॉज वो टीवी की आवाज उनको आती नहीं थी, स्वर्व इतना शोर मचाता था। इनफैक्ट वो इतना भी बोलते हैं कि स्वर्व आज जैसा इंसान बन गया है, मुझे नहीं लगता कि उसके डैड कभी उसको प्यार भी करते थे और ये दुनिया बहुत अच्छी होती अगर स्वर्व कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। तो वो धीरे धीरे यहाँ पे स्टोरी को बताते हैं, स्वर्व के घर के बारे में बताते हैं और उनकी इंटेंशंस क्लियर करते हैं दोबारा कि कैसे उनको स्वर्व की जो दुनिया है उसको बर्न टू द ग्राउंड करना है, जला के राख करना है। और इसी टाइम हमें दिखाई देता है कि कैसे हैंगमैन पेज के हाथ में केरोसिन का डब्बा है जो कि वो फेंक रहे हैं भाई लिक्विड पूरा घर के ऊपर। और ऑब्वियसली उस पॉइंट पे उनकी इंटेंशंस यहाँ पे हमें समझ आ गई थी। हैंगमैन पेज बोलते हैं भले ही मैं वो बंदा नहीं बना जिसने तेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हराया है, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि मैं वो बंदा था जिसकी वजह से तू उस चैंपियनशिप को हार गया। वो कहते हैं कि अब ऑल आउट के अंदर मैं तेरी प्राइड डिग्निटी भी ले लूंगा और उस चीज के लिए कभी तुझे फॉरगिव भी नहीं करूंगा जो तूने किया। तू जिस तरीके से मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था और मेरे को देख रहा था मेरी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ और मुझे चूज करने को बोल रहा था अलग अलग चीजों के बीच में, इस टाइम पे वो चॉइस बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। वो कहते हैं कि तू अपनी हेल्थ, करियर, हैप्पीनेस को एक गुड बाय बोल दे और आज उस चीज की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और बेसिकली इन सारी चीजों को बदला हैंगमैन पेज लेते हैं, जैसे वो बियर पीते हैं, चेयर पे बैठते हैं घर के आगे और इस आग को जला के फेंक देते हैं ऑन स्वर्व्स हाउस। और ये पूरा जला हुआ घर और जिस तरीके से स्वर्व रो रहे हैं, उनके इमोशंस दिख रहे हैं भाई, अनबिलीवेबल सेगमेंट। मैं कह रहा हूं 2 हफ्ते में जिस तरीके से AEW ने इस चीज को बिल्ड कर दिया, मजा आ गया बिल्कुल देख के। और स्वर्व्स हाउस जो है वो पुराना घर उनका जला के राख कर दिया हैंगमैन एडम पेज ने। तो जो इंटेंसिटी इन दोनों की इस वीकेंड पे ऑल आउट में देखने को मिलेगी भाई वो खतरनाक होने वाली है। आई होप कि ये मैच स्टील केज के अंदर है तो पूरा 100% डिलीवर करे और मुझे कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है कि वो डिलीवर नहीं करेंगे। अनबिलीवेबल सेगमेंट। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। भाई ये बहुत पुरानी वो WWE के दिनों की याद दिलाता है, घर जलाने वाला टाइप, जो कि ऑडियंस चाहती है कि WWE में भी हमें कभी कभी तो देखने को मिलना चाहिए। ये वो मोमेंट्स हैं जो कि जिनके बारे में हर जगह बात करी जाती है गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, अपने ओपिनियंस इस शो के बारे में कॉमेंट्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।